नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीएम धामी ने अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं, जहां दूसरे राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बाद में पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस अवैध मदरसों की जांच करेगी और सभी जिलों की 1 महीने में रिपोर्ट भी पेश करेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सीएम धामी का अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने जिस तरीके से कार्य किए हैं उसे खत्म करना जरूरी है। आपको बता दें कि अवैध मदरसों पर शिकंजा कसेंगे और पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर अवैध मदरसों की जांच के निर्देश दिए गए हैं और अब सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस भी मामले को लेकर अब सतर्क है और लगातार अवैध मदरसों के जांच के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। देखिए, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए, तो ये कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है, तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से इन्होंने जमीन ली है, इन सब चीजों की जांच होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश की विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। नगर निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को भी उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वे पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाए, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य करें। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ, सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है। जिसकी बुनियाद संशोधन के माध्यम से चले कि गुरुवार को धक्का मुक्की पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। देहरादून कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि इस तरह के कृत्य जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वो इसलिए कि इस पूरे कृत्य में राहुल गांधी की कतई गलती नहीं थी। इस मामले में राहुल का पैर थोपा गया और अपने बयान को लेकर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह से लगातार इस्तीफा दिए जाने की मांग भी कर रही है। लगातार राहुल गांधी को फंसाने का आरोप लगाया गया, ऐसा कहना कांग्रेस का है और लगातार
धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आए और साथ ही अमित शाह को बर्खास्त करो की मांग भी कर रहे हैं। तड़ीपार अमित शाह माफी मांगो के बैनर पोस्टर लिए हुए लोग नजर आए और लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया है। देखिए, राहुल जी पे एक तो झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं। मामला क्या है, अमित शाह जी ने एक बयान दिया बाबा साहब के लिए, और ये इतिहास इस बयान को याद रखे कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक महान व्यक्तित्व है। और इतिहास में जिस हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब की देन है, और हिंदुस्तान उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। हमने रोज अपना रोज उतारा है, इसलिए हमने पुतला दहन किया है, और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और शर्म की बात तो ये है कि जिस संविधान लोकतंत्र और जिस पार्लियामेंट में बैठे हुए और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए। खबर खटीमा से है जहां पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसानों ने यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड मुख्यमंत्री को कई मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसानों का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आमरण अनशन पर बैठे किसानों से वार्ता कर उनके जीवन को बचाने और जायज मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। उन्होंने प्राइवेट स्थल को मंडी बनाने की सरकार की नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित रेट नहीं मिलेगा, साथ ही राजस्व की भी हानि होगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की चेतावनी दी गई है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक आदेश दिया था, कल शाम को हमारे पास पहुंचा है तत्काल, और हमारे सभी किसान संगठनों को कहा था कि जो हमारे किसान साथी सिंगू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिछले 10-11 महीने से, और हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई सरकार वार्ता नहीं कर रही है। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई जबकि बाइकों पर सवार 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दिनेशपुर का मामला है। कल सायंकाल 2 तेज गति से आती हुई बाइकें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें एक की मृत्यु हुई है, कार्तिक गायन नाम है उसका, और हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, और हम अपना तेज गति वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट वालों के खिलाफ थोड़ा सा और इसमें कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से अपनी तैनाती को लेकर विवादों में रहने वाली खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि दमयंती रावत पर 70 करोड़ रुपए की धनराशि की अनियमितता का आरोप लगा है, जिसके चलते उन्हें शिक्षा सचिव के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। दमयंती रावत कीर्तिनगर में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी देख रही थी। दमयंती रावत को शासन से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। दमयंती रावत पर श्रम विभाग में कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। श्रम विभाग कर्मकार बोर्ड की सचिव हैं। 70 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप भी लगाया गया है। आपको बताते चलें कि श्रम विभाग कर्मकार बोर्ड की सचिव थी, जिन पर दमयंती रावत को अब निलंबित भी कर दिया गया है। दरअसल उन पर तमाम तरह के आरोप जो हैं भ्रष्टाचार के वो लगे हैं।
आपको बताते चलें कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के दौरान करोड़ों के घपले के आरोप में सरकार ने कीर्तिनगर की खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ दमयंती रावत को निलंबित कर दिया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किए और एक चार्जशीट भी दी गई है। उन पर बोर्ड में सचिव रहते हुए 5 कई आर्थिक अनियमितताओं में शामिल रहने और षड्यंत्र में संलिप्त रहने का आरोप लगा है। खबर देहरादून से है, जहां पर दून अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन यहां की व्यवस्था सुधरने के बजाय अब और भी बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे हैं और तमाम शिकायतों के बाद भी हालात जो हैं वो सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। 50 साल के विजयन नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधी तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज करना तो दूर उसे एम्बुलेंस से उतारने तक नहीं दिया। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएमएस ने बेहतर कम्युनिकेशन का तालमेल न हो पाना बताया है। डीएम देहरादून समीन बंसल ने भी कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कम्युनिकेशन की कमी है यहाँ पर। जैसे जो एम्बुलेंस वाला मरीज जो बताया गया है वो पीआरओ के कहने पर भी और ईएमओ के कहने पर भी मरीज को अंदर नहीं लाए और अपने आप आईसीयू चले गए, जहां उन्हें कोई बेड नहीं दिखा तो फिर वो दूसरे अस्पताल ले गए या घर ले गए। इसमें तो ये बात हुई है। तो जहां तक है कि लोग अपने आप ही चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित साइकिलिंग वेलोड्रोम एवं बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया है। रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में साइकिलिंग, वॉलीबॉल और साथ ही हैंडबॉल प्रतियोगिताएं होनी हैं
और इसलिए जो भी कार्य और कमियां हैं उन्हें 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान कहा कि वेलोड्रोम देश का 8वां वेलोड्रोम है। उन्होंने कहा कि नेशनल खेलों के साथ ही उसके बाद जनपद और प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि सर्किट हाउस 3 मंजिला बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारे प्रदेश में अभी नेशनल गेम्स होना है जनवरी फरवरी में, और यहाँ रुद्रपुर में 3 स्पोर्ट्स इवेंट्स होने हैं जो मुझे बताया गया। इसमें हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है और साइकिलिंग है। तो अभी प्रिपरेशन चल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर आपको पता चले कि आम जनमानस से जुड़े कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ में संवाद भी किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा एक शिविर, एक परिवार की तरह उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली जा रही है और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस समय हमारे जनपद के उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लगातार बच्चों के बीच और खासकर आजकल जो अभियान विशेष चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के बीच सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उन्हें अवेयर करने के दृष्टिकोण से हम उन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे द्वारा सैलाकुई क्षेत्र में भी तमाम वरिष्ठ जनों को प्रदेश की पर्वतीय जिलों के साथ में मैदानी इलाकों में फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में पाला गिरने पर येलो अलर्ट जारी किया गया। 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश है और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि 21 दिसंबर के बाद एक बार फिर से प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने भी जानकारी दी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिसंबर के आखिरी दिनों में देखने को मिलेगा। इसके चलते पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि वे देश में सबसे अच्छे राज्य में आए और यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड को देश में पहला राज्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विभाग ने इस साल 100% तक का टारगेट पूरा कर लिया है और अगले साल 150% टारगेट पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द सब्सिडी दिए जाने के साथ ही अन्य कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100% जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौशिक में भी कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे उन 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद में उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। सरकार 2025 के चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन और यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ओलंपिक में योग को शामिल करने की मुहिम अब उत्तराखंड से परवान चढ़ेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग को शामिल करने के लिए दूरगामी परिणाम तय माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की खुशी अपनी जगह पर है। इसके अलावा एक खेल के रूप में योग का राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण भी उत्तराखंड की धरती पर हो रहा है। राष्ट्रीय खेलों का योग को हिस्सा बनाने की बातें पहले से होती रही हैं। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में इसे औपचारिक तौर पर भी शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड और योग प्रेमियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। बकौल डॉक्टर सिंह, मुख्यमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ से इसके लिए ठोस पैरवी की है। इसके नतीजन ही योग अब राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग का दुनिया भर में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। टिहरी जनपद के नगर पंचायत धनसाली और चमियाला में बीजेपी द्वारा भेजे गए 3 पर्यवेक्षकों की टीम ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों का मन टटोला है और अध्यक्ष और सभासदों के लिए भी 3 नामों का पैनल पार्टी नेतृत्व को भेजा गया है। बीजेपी द्वारा निकाय चुनाव पर्यवेक्षक राजपुर रोड विधायक खजान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, रमेश चौहान ने सबसे पहले नगर पंचायत घनसाली में पार्टी कार्यकर्ताओं दावेदारों से एक करके बुलाकर रायशुमारी ली है। धनसाली के अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। नगर पंचायत चमियाला में 4 लोगों ने पार्टी पर्यवेक्षकों के सम्मुख अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के सबकी राय मशूरा हो जाए और इसी के निमित्त 3 पर्यवेक्षक के रूप में हम जनपद टिहरी में आए हैं और कल से ही इस अभियान में लगे हैं और आज हम घनसाली और चमियाला में हैं और हमने कार्यकर्ताओं की जो सूची में थे जिनको चिन्हित किया गया था पहले से, उनके सूची के मुताबिक हमने सबकी राय जानी और उस राय को फिर एकत्रित करते हुए उसका एक डेटा बनाते हुए हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और महामंत्री संगठन जी को देंगे। फिर हमारी बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहे हम संगठन के चुनाव हों चाहे हमारे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने जो छोटे से कार्यकर्ता है उनकी भी उसमें राय को शामिल करती है और उनकी पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसको भी तवज्जो देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी निकाय क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उसी निमित्त यहाँ पर हमारा आना हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं की जो पहली पसंद हो उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा कहा गया है। 19 से 19 जनपदों में फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर